मैम प्लाक, टार्टर और कैविटी होती क्या एक्चुअली? हम जब भी कुछ खाना खाते हैं तो फूड के जो रेजिडुअल पार्टिकल है और जो हमारे मुंह में सलाइवा है वो मिलके एक थिन स्टिकी लेयर बनाता है। तो मैम मैंने इम्प्लांट्स के बारे में भी सुना है। यस। तो वो होता क्या है? डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं? अगर हमारे दांत मिसिंग है यानी कोई दांत हमें किसी रीजन से निकालना पड़ा। मैम हमारे फीमेल व्यूअर्स के पास से भी मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी के टाइम पे और मेनोपॉज के टाइम पे एंड ऑल्सो हार्मोनल चेंजेस की वजह से डेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। यस कुलसुम, जैसे मैंने कहा कि माउथ इज द मिरर ऑफ द बॉडी। मैम प्रीमेच्योर बर्थ्स के बारे में आपने बताया, वो तो मेरे लिए आई ओपनिंग था। तो और ऐसे सीरियस डिसीज हैं जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं? यस कुलसुम, गम डिजीज अगर है तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी सिस्टमिक डिजीज भी इंटरलिंक्ड मानी गई जिनके स्टडीज आए हैं। मैम हार्ट डिसीज और अल्जाइमर्स कैसे रिलेटेड है? तो मैं स्वीट खा के मैम इमीडिएटली ब्रश कर लूंगी तो चलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कुलसुम। मैम प्लाक, टार्टर और कैविटी होती क्या एक्चुअली? हम जब भी कुछ खाना खाते हैं तो फूड के जो रेजिडुअल पार्टिकल है और जो हमारे मुंह में सलाइवा है वो मिलके एक थिन स्टिकी लेयर बनाता है और वो दांत पे रह जाती है जिसको प्लाक कहते हैं। और उसको हटाने के लिए ही हम रोज ब्रश करते हैं। अगर हमने उसे नहीं हटाया यानी हमने ब्रश नहीं किया तो 24 से 48 आवर्स में वो हार्ड होने लगता है जिसको टार्टर या कैलकुलस कहते हैं। फिर वो आपके ब्रश से नहीं जाएगा और फिर आपको क्लीनिंग करानी पड़ेगी। तो ये तो हुआ प्लाक, ये हुआ कैलकुलस। अब आता है कैविटी। कैविटी मतलब कि मुंह में जो भी बैक्टीरिया है जब वो दांत पे अटैक करते हैं तो दांत में छोटे छोटे होल करने लगते हैं, उसको हम कैविटी कहते हैं या डिके कहते हैं। तो मैम मैंने इम्प्लांट्स के बारे में भी सुना है। यस। तो वो होता क्या है? डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं? अगर हमारे दांत मिसिंग है यानी कोई दांत हमें किसी रीजन से निकालना पड़ा तो उसका रिप्लेसमेंट है डेंटल इम्प्लांट्स। इम्प्लांट इज अ टाइटेनियम पोस्ट या टाइटेनियम स्क्रू जो हम दांत की जो हमारी जॉ की हड्डी में हम प्लेस करते हैं। तो जैसे दांत का एक अगर विजुलाइज कीजिए कि दांत क्या है, दांत में क्राउन है और दांत की अपनी जड़ होती है जो हड्डी में रहती है। जब हमने दांत को निकाला यानी कि जड़ समेत निकाला तो अब वहां पे रिप्लेसमेंट कैसे होगा? तो उस जड़ का रिप्लेसमेंट है हमारा टाइटेनियम का स्क्रू जिसको इम्प्लांट कहा जाता है। जब वो हम बोन के अंदर डालते हैं और वो हड्डी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो कुछ महीनों बाद में हम उसके ऊपर कैप लगाते हैं। So this is the replacement of dental teeth. वाओ मैम, आपने बोला कि टाइटेनियम डालते हैं अंदर तो मेटल हो गया। सो इज दैट सेफ और वो कितने टाइम तक रहते हैं? कुलसुम, इट्स अ बायो फ्रेंडली मटेरियल, मतलब कि बॉडी फ्रेंडली मटेरियल। अच्छा। तो जो भी बॉडी के अंदर डाला जा रहा है या प्लेस किया जा रहा है वो रिसर्च प्रूव्ड है, स्टडी प्रूव्ड है। तो जब वो डाला जा रहा है इज एब्सोल्युटली सेफ, बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। कितने टाइम इट लास्ट लॉन्गर, इसकी सक्सेस 97% है, मतलब कि ऑलमोस्ट इट मिमिक्स लाइक योर टूथ। तो ये जितना आप मेंटेन करेंगे, अपनी हाइजीन को मेंटेन करेंगे, आपकी मेडिकल कंडीशन इज गुड, तो ये ऑलमोस्ट लाइफ टाइम रह सकता है। ओके मैम स्ट्रेस और नींद की कमी की वजह से और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से डेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है क्या? मेजरली हाँ। जब स्ट्रेस होता है तो हम क्या करते हैं, या नींद की कमी है तो हम क्या करते हैं, हम ग्राइंडिंग शुरू कर देते हैं, टीथ ग्राइंडिंग। तो जब टीथ ग्राइंडिंग करते हैं तो क्या हो रहा है, यानी टीथ की बाहर की लेयर इरोड हो रही है, घिस रही है। दूसरा, जो जॉ की मसल्स है वो धीरे धीरे स्पैज्म में जाने लगती है, टाइट होने लगती है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी डेंटल इश्यूज के लिए या जॉ इश्यूज के लिए। दूसरा, नींद की कमी से ऑब्वियसली इम्यूनिटी भी कम होती है, तो डेंटल इम्यूनिटी पे भी फर्क पड़ता है। लाइफस्टाइल चेंजेस में अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो जंक फूड हैबिट्स की अगर हम बात करें वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही कैविटीज एंड डेंटल डिजीज का। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेंटल हेल्थ। ओके मैम, हेडेक्स भी होता है क्या उसके वजह से? हेडेक होते हैं अगर स्ट्रेस रिलेटेड है यानी ग्राइंडिंग की वजह से तो हेडेक होता है। अगर विजडम टूथ आ रहा है, कोई टूथ इरप्शन का पेन है तो भी वो रेडिएट होता है हेड में। सो यस, कई बार डेंटल इश्यूज रेडिएट होके हेड तक या नेक तक या शोल्डर तक भी जाते हैं, तो यस वो भी आपस में रिलेटेड होते हैं। ओके मैम, हमारे फीमेल व्यूअर्स के पास से भी मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी के टाइम पे और मेनोपॉज के टाइम पे एंड ऑल्सो हार्मोनल चेंजेस की वजह से डेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है क्या? यस कुलसुम, जैसे मैंने कहा कि माउथ इज द मिरर ऑफ द बॉडी, तो हार्मोनल चेंजेस भी इम्पैक्ट करते हैं हमारी गम इश्यूज को। तो अगर प्यूबर्टी की बात करें तो हार्मोनल शिफ्ट जब होते हैं तब गम्स में इन्फ्लेमेशन हमको दिखता है, प्यूबर्टी रिलेटेड गम डिजीज दिखती है। अगर प्रेगनेंसी में बात करें तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड गम डिजीज दिखती है जिसमें प्रेगनेंसी में इन्फ्लेमेशन होता है।
एंड स्टडीज हैज शोन दिस थिंग कि कई बार प्रेगनेंसी में जो डेंटल इन्फेक्शन है उसकी वजह से प्रीमेच्योर बर्थ भी होते हैं बच्चों के। तो डेंटल इन्फेक्शन हमें अर्ली स्टेज पे कैच भी करना है। अगर प्रेग्नेंट है तो प्लीज डेंटल विजिट करें। अब आई मेनोपॉज की बात, तो अगेन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ड्राइनेस इन द माउथ होता है। ड्राइनेस होगा तो कैविटीज बढ़ने लगेंगी, दूसरे इश्यूज आने लगेंगे। तो हार्मोनल चेंजेस डेफिनेटली डेंटल एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है। ओके मैम, प्रीमेच्योर बर्थ्स के बारे में आपने बताया, वो तो मेरे लिए आई ओपनिंग था। तो और ऐसे सीरियस डिसीज हैं जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हैं? यस कुलसुम, गम डिजीज अगर है तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी सिस्टमिक डिजीज भी इंटरलिंक्ड मानी गई जिनके स्टडीज आए हैं। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, एल्जाइमर्स, आर्थराइटिस, देयर आर मेनी डिजीज जो हमारी डेंटल डिजीज से इंटरलिंक्ड है। मैम, हार्ट डिसीज और अल्जाइमर्स कैसे रिलेटेड है? देखिए, जब गम इन्फ्लेमेशन होता है यानी कि गम में स्वेलिंग हुई, तो उस समय वो जो इन्फ्लेमेशन है, जो बैक्टीरिया है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्ट में पहुंचता है और वह ब्लॉकेजेस करने लगता है, पहली चीज़। दूसरा, जब भी कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन है, तो बॉडी में हमारा एक प्रोटीन बनने लगता है, CR प्रोटीन। उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो एलिवेट हो जाता है और वो भी हमारे हार्ट के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरीके से ये आपस में इंटरलिंक्ड हुए हार्ट डिजीज। वही अल्जाइमर्स की बात, तो अभी भी इस एरिया में रिसर्च बाकी है, बट जो स्टडीज आ रही है उसका भी वो शो कर रही हैं कि इसमें इंटरलिंक है। अल्जाइमर्स यानी डिमेंशिया या मेमोरी लॉस भी इंटरलिंक्ड है डेंटल डिजीज से, क्योंकि ब्रेन के अंदर एक अमाइलॉइड नाम का प्लाक बनने लगता है। ओके। और वो उसका रिलेशन हमारी गम डिजीज से पाया गया है। तो इस तरीके से इस तरीके से इंटरलिंक्ड है। बाप रे। मैम, डायबिटीज कैसे रिलेटेड है इससे? सो डायबिटीज 2 वे रिलेशनशिप है गम डिजीज का। मतलब कि अगर इन्फ्लेमेशन है तो आप गम डिजीज है तो आपके शुगर को कंट्रोल ही नहीं करने देगा, और अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो इन्फ्लेमेशन होता रहेगा। इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। तो ये आपस में 2 वे इंटरलिंक्ड है। डायबिटिक पेशेंट्स बहुत सारे अपने डेंटल इश्यूज को लाते हैं जहाँ पे उनको सेंसिटिविटी हो रही है टीथ में, गम रिसीड हो गए हैं, गम स्वेलिंग हो गई है, तो शुगर कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा बिकॉज उनके मुंह में इतनी इन्फ्लेमेशन है। मैम, मुझे भी सच में जानना है क्योंकि मुझे ये बीमारियों से दूर रहना है। प्रॉपर वे ऑफ ब्रशिंग होता है कैसे है? आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हो क्या? श्योर, मैं डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ कि प्रॉपर ब्रशिंग क्या है। ये हमारा फनी जॉ। सो यूजुअली पेशेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि हमने बहुत तेज घिस के ब्रश किया है। हाँ, मैं वही करती हूँ, बहुत ये करती हूँ। वो यूजुअली सारे पेशेंट्स यही करते हैं। वो एक बहुत रॉन्ग टेक्निक है। अच्छा। हम ये घिसना नहीं है, हमें सर्कुलर मोशंस में ब्रशिंग करनी है। ओके। जब हम सर्कुलर मोशन में ब्रश करते हैं तो ब्रिसल्स जो होते हैं वो दांत के बीच में भी जाते हैं। सर्कुलर मोशन में वो गम की मसाज भी करते हैं। ओके। दूसरा पेशेंट क्या करते हैं कि फ्रंट कर लिया, डन। ऐसा नहीं है, हमें अंदर की सतह पे भी करना है। हमें बाइटिंग सरफेस या च्यूइंग सरफेस पे भी ब्रश करना है। हाँ, ठीक है। हमें टंग को भी क्लीन करना है, और मैम ऊपर का सरफेस हल्का हल्का उसको भी क्लीन करना है। So, ये सारी सरफेसेस क्लीन होने के बाद ही आप प्रॉपर ब्रशिंग कर पाते हैं। 2 मिनट ब्रश करना है, और कोई भी अच्छा फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, किसी भी ब्रांड का, और नमक वाला टूथपेस्ट। ना मेरे टूथपेस्ट में नमक है ना चारकोल है, क्योंकि ये कोई भी टूथपेस्ट जो ये क्लेम करते हैं कि सॉल्ट या चारकोल, की बहुत अब्रेसिव होते हैं हमारे दांत के लिए और घिस सकते हैं। ओके। तो आप क्या करें, एक मीडियम ब्रिसल का टूथब्रश यूज करें इंस्टेड ऑफ हार्ड, क्योंकि ज्यादा घिसने से दांत साफ होंगे, ऐसे ये बहुत बड़ा मिथ है। मीडियम ब्रिसल का टूथब्रश यूज करें, और कोई भी अच्छा ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करें जिसमें थोड़ा फ्लोराइड हो। ओके। मैम, बहुत लोग हम ऐसे कंसर्न है क्योंकि हमारे दांतों में गैप है, आगे के दांतों में, और ऐसे डीकलरेशन हो गया है। तो आप क्या मेथड सजेस्ट करोगे? हम कैसे कॉन्फिडेंट फील करने के लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? सो मॉडर्न डेंटिस्ट्री है इसीलिए कि पेशेंट कॉन्फिडेंट फील कर सके। तो अगर हम डिसकलरेशन की या येलो कलर की बात कर रहे हैं टीथ के, तो बहुत सारी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, चाहे वो टीथ वाइटनिंग हो या विनियर्स हो या लैमिनेट्स हो। तो जैसे कि बोला जाता है कि वन साइज डजंट फिट ऑल, तो सिमिलरली सारे ही ट्रीटमेंट सबको फिट होंगे ऐसा नहीं है। हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन आपकी येलो कलर या डिसकलरेशन हट सकता है। और हमारी सेकंड कंसर्न जो आपने बोला कि गैप्स हैं, गैप्स ही नहीं, कई बार पेशेंट आते हैं कि टीथ स्ट्रेट नहीं है या ओवर क्राउडिंग है या ओवरलैप है, तो उसके लिए बहुत सुंदर ब्यूटीफुल न्यू ट्रीटमेंट्स हैं हमारे। इनविजिलाइनर्स आ गए हैं, अलाइनर्स आ गए हैं। डेफिनेटली कन्वेंशनल मेथड तो है ही, जहाँ ब्रेसेस आपने सुने होंगे, वायरिंग, तो आपके टीथ का प्रॉपर अलाइनमेंट डेफिनेटली फिजिबल है। ओके।
मैम आपने मॉडर्न डेंटिस्ट्री के बारे में बोला, तो ऐसे एडवांसमेंट्स हैं जो जैसे कि एआई इंटीग्रेटेड हैं डेंटिस्ट्री में? यस, कुलसुम है, और हम कई ऐसी टेक्नोलॉजी अपनी क्लिनिक में यूज़ भी कर रहे हैं। अगर बात करें, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, कभी क्राउन या ब्रिज बनाते थे पुराने टाइम में, तो हम इम्प्रेशंस लिया करते थे क्ले जैसे मटेरियल ट्रे में डाल के। तो अब हमारे पास में डिजिटल स्कैन्स आ गए हैं जो हम रैपिडली यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ हमने स्कैन किया, इमीडिएटली फाइल लैब में गई और काम शुरू हो गया। तो वो एडवांसमेंट है। दूसरा, हमारे पास में लेजर्स हैं, तो जो गम सर्जरी, अगर हमने कोई गम की सर्जरी करते थे तो कहाँ हम कट करते थे, सारे इंसिशंस देते थे, अब लेजर है तो पेनलेस सर्जरीज हो गई हैं। दूसरा, कई सॉफ्टवेयर्स आ गए, जैसे डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग, DSD सॉफ्टवेयर्स आ गए, जहाँ पे एक्चुअली पेशेंट का फेशियल स्कैन करके हम उनको बिफोर एंड आफ्टर प्रीव्यू दे सकते हैं कि उनकी स्माइल कैसे होगी। तो ये तो टेक्नोलॉजी की बात हुई। अदरवाइज AI तो रैपिडली डेंटिस्ट्री में आ ही रहा है, वही फ्यूचर है, क्योंकि स्टेम सेल्स के ऊपर रिसर्च चल रही है। वो आ गया तो वो तो एक बहुत बड़ा बूम होगा, जहाँ पे खुद ही के दांत फिर से रीजनरेट हो सकते हैं। तो वो सब चीजें हैं जो हम यूज कर रहे हैं। मैम ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन मुझे आपको एक बात पूछनी है, क्या आप बस टंग देख के बता सकते हो कि कुछ इशू है? तो यस कुलसुम, हम जब डेंटल रूटीन चेकअप पे जाते हैं तो हम टीथ चेक कराते हैं, साथ में आपकी टंग देखी जाती है, मसूड़ों को देखा जाता है कि उनकी हेल्थ क्या है। तो टंग से कैसे, देखिए, अगर टंग पे कोई वाइट कोट है, इसका मतलब हो सकता है आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आपकी टंग पेल हो रही है, हो सकता है आपको एनीमिया हो रहा है। अगर आपकी टंग बहुत स्मूथ या ग्लॉसी है, हो सकता है आपको B12 की डेफिशिएंसी है। अगर आपकी टंग ब्लूइश है, हो सकता है आपको कोई हार्ट डिजीज है या लंग डिजीज है। तो यस, टंग से भी हमें पता चलता है कि आपकी सिस्टमिक डिजीज हो रही है या नहीं, या उसका कोई इंटरलिंक है या नहीं। वाओ मैम, मुझे ये सब सुन के तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत स्वीट खाती हूँ। तो आप कोई डाइट सजेस्ट करोगे जिससे मुझे कैविटीज ना हो? तो कुलसुम, पहली बात है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप सब खाइए, हेल्दी खाइए। सिर्फ हम शुगर को ब्लेम नहीं दे सकते कैविटीज के लिए। बार बार जो स्नैकिंग होती है वो भी अच्छी बात नहीं है दांत के लिए। दूसरी, अगर हम गुड डाइट की बात करें तो दूध जिसमें कैल्शियम है, चीज आपके मुंह के पीएच को, आपके सलाइवा के पीएच को न्यूट्रल रखता है। तो चीज खाइए, कैरेट्स, एप्पल्स, जो फाइब्रस फूड है वो खाइए, क्योंकि वो एक तरीके से नेचुरल टूथब्रश है, क्योंकि वो फाइब्रस है, वो दांतों के बीच में जाके क्लीन करेगा। तो ये सारी चीजें खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए जो आपके लिए अच्छा है। शुगर को मैं प्रमोट नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ शुगर को ब्लेम देना सही बात नहीं है। कोक्स, आजकल बहुत कोक पिया जाता है, एसिडिक ड्रिंक, ये खराब है। बार बार फ्रीक्वेंट स्नैकिंग बहुत खराब है, तो इन चीजों पे कंट्रोल कीजिए। तो मैं स्वीट खा के मैम इमीडिएटली ब्रश कर लूंगी तो चलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कुलसुम, कि हमने अभी एक गिल्ट तो हो गया कि शुगर खा लिया, अब मैं जाके फटाफट गिल्ट से बाहर आती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ। ये दूसरी गलत चीज हम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब हम कुछ खाते हैं तो एसिड प्रोड्यूस होता है मुंह में। उस एसिड प्रोडक्शन को न्यूट्रल होने में, हमारे मुंह के सलाइवा के पीएच को न्यूट्रल होने में अराउंड 30 मिनट्स लगते हैं। तो एक तो हमने कुछ खाया और इमीडिएटली ब्रश किया, यानी हमने प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। तो अगर कुछ खाया भी है, आप पानी से रिंस कीजिए, लेकिन इमीडिएटली ब्रश मत कीजिए। ओके मैम। मैम मुझे गिल्ट बहुत होता है, इसलिए मैं रेगुलरली माउथ वॉश भी बहुत यूज करती हूँ, तो इज इट ओके? नहीं कुलसुम, जब तक माउथ वॉश आपको प्रिस्क्राइब नहीं है, आपको यूज नहीं करना है। माउथ वॉश क्यों यूज होता है कि हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया है उसको कम करना, राइट जी। अब माउथ वॉश को नहीं पता कि वो गुड बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरिया है। तो अगर आप ओवर द काउंटर माउथ वॉश ला के रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो बैक्टीरियल हार्मोनी डिस्टर्ब हो रही है। तो जब तक आपको डेंटिस्ट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, प्लीज आप रेगुलरली माउथ वॉश यूज मत कीजिए। Okay, ma'am. So let's finish this podcast with one last question. Yes. मैम जब पेशेंट्स आते हैं तो वो कॉमन मिथ्स क्या लेके आते हैं? सबसे ज्यादा मिथ ये है पहला कि दर्द नहीं है तो डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है। आप जब दर्द लेके आएंगे तब तक ऑलरेडी बात बिगड़ चुकी है, तो ये पहला मिथ है जी। और दूसरा मिथ, जैसे हमने पहले बात की थी, बहुत अच्छे से तेज ब्रश किया तो दांत साफ रहेंगे, बिल्कुल नहीं, उससे दांत और खराब हो जाएंगे। और तीसरा मिथ जो पेरेंट्स लेके आते हैं कि दूध के दांत गिर जाएंगे, इनका क्या ट्रीटमेंट कराना। जैसे मैंने बताया था, उनका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे आने वाले दांत के लिए गाइडेंस का काम करते हैं। तो ये कॉमन मिथ्स है जो मैं अपनी क्लिनिक पे देखती हूँ जी। मैम थैंक यू सो मच, ये एपिसोड बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक्स कुलसुम। Let's finish this podcast, Tooth Ka Truth, and we're looking forward for the upcoming series. Sure.